हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है उत्तरन बहन बनी सौतन। मीना ने हमेशा की तरह अपना वीडियो बंद किया, चाबी बबीता को पकड़ाई और घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में एक युवक युवती को बाइक पर देखा तो फिर से उसको बुलबुल की याद आने लगी। फिर उसने गाड़ी की गति तेज कर ली, मानो तेज गति के साथ वो उन बिखरी हुई यादों को भी पीछे छोड़ देगी। घर आकर देखा कि डाइनिंग टेबल पर एक मिठाई का डिब्बा पड़ा हुआ है। अचानक से उसका पारा चढ़ गया। तेज आवाज में अपने नौकर को आवाज देते हुए बोली, माता दीन, ये मिठाई का डिब्बा यहाँ क्यों पड़ा है? माता दीन बोला, सार्थक भैया लाए थे, गलती से फ्रिज में नहीं रखा। तभी सार्थक कमरे से बाहर निकला और लापरवाही से तौलिए सोफे पर डालकर वहीं बैठकर मिठाई खाने लगा और बोला, मीना डार्लिंग, तुम्हें मिठाई से इतनी चिढ़ क्यों है? मीना ने सार्थक को एक चपत लगाई और बोली, बस अगर चिढ़ है तो है। पर यह कहते हुए उसका स्वर बेहद उदास था। पूरे 21 वर्षों से उसने मिठाई को अपने होठों से छुआ भी नहीं है। सार्थक खाने में व्यस्त था। मीना उसे खाते हुए देखकर सोच रही थी कि काश एक बेटी होती तो माँ की उदासी झट से भाप लेती, पर बेटी होते हुए भी तो वो अकेली है। और ये सोचते हुए उसकी आंखें भर आई। तभी मोबाइल की घंटी बजी। उधर से वो ही चिर परिचित रूखा स्वर था, संदीप का। आज रात नहीं आ पाऊंगा, ध्यान रखना। इससे पहले वो कुछ कहती फोन बंद कर दिया। मीना को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। ऐसा ही था उसका पति संदीप। संदीप और मीना के रिश्ते की शुरुआत ही एक समझौते के रूप में हुई थी। मीना ने घर की वंशवेला को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा देकर संदीप के साथ समझौता किया, तो बदले में संदीप ने मीना को दी घर की छत और समाज में पत्नी का तमगा। पर मन से मन का मिलन कभी नहीं हो पाया। लैपटॉप खोलकर रोज की तरह मेल चेक करने लगी तो अचानक से एक मेल आई। मेल के सेंडर का नाम था बुलबुल। मीना धम से कुर्सी पकड़कर बैठ गई। मेल खोलकर पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मीना का मन फिर से 24 वर्ष पीछे चल पड़ा। हर उस गली के मोड़ से गुजरने लगा जहां पर उसने कभी भी लौटकर न आने की कसमें खाई थी। मीना और माया शहर के नामचीन वकील बालक राम की बेटियां थी। दोनों के स्वभाव रंग रूप में कोई भी समानता नहीं थी। मीना जहां गोरी चिट्टी थी, वहीं माया का रंग दम्बई था। मीना की गोटियों जैसी बड़ी बड़ी आंखें और माया की झील जैसी गहरी आंखें। मीना का औसत से थोड़ा लंबा कद उसके व्यक्तिगत को मनोहारी बनाता था, वहीं माया का बेहद लंबा कद और उसका सम्मान से थोड़ा अधिक वजन उसके व्यक्तिगत को बेहद रौबदार बनाता था। मीना अपने पापा और दादी की मुँह लुंगी, हर कपड़ा, हर गहना, छोटा हो या बड़ा, सब मीना की पसंद और हिसाब से आता। उसे जो ना पसंद होता वो माया के हिस्से में आता। मीना और माया की माँ मालती भी कहती, हमारी माया तो जोगन है, उसे कपड़ों और गहनों का कोई शौक नहीं है। जोगन के दिल में एक ज्वाला धड़क रही है, ये किसी को नहीं पता था। एक ऐसा गुस्सा माया के भीतर पनप रहा था जो किसी को ज्ञात नहीं था। माया ने किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते ये समझ लिया था कि अपनी पहचान बनाने के लिए उसे अपने कौशल का विकास ही करना होगा। पढ़ाई हो या खेल कूद, हर जगह पर माया के नाम की तूती बजने लगी। मीना की उत्तरण पहनते पहनते माया भी युवावस्था में पहुंच गई। उत्तरण केवल वस्तुओं, गहनों या किताबों में नहीं थी। माया को लगता था उसकी समूची शख्सियत ही मीना की उत्तरण है। मीना अभी 22 वर्ष की भी नहीं हुई थी कि एक शहर के एक नामी व्यापारी धर्मवीर के परिवार से उसका रिश्ता आया था। मनोज ने मीना को एक विवाह में देखा और दिल दे बैठा। मनोज प्रखर बुद्धि का खूबसूरत नौजवान था। वो उन नाकारा संतानों में ना था जो अपने पिता की दौलत पर ऐश करते हैं। उसने खुद अपने बल पर अच्छा खासा व्यापार मुंबई में खड़ा कर दिया था। कमी थी बस एक जीवन साथी की, जो मीना के रूप में पूरी हो गई थी। बालक राम को भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था और जल्द ही मीना और मनोज एक बंधन में बंध गए। कुछ माह तक तो मनोज मीना के रूप सौंदर्य में डूबा रहा, पर जल्द ही मीना की अकर्मण्यता के कारण उसका मोह भंग हो गया। वो मीना से किसी भी विषय पर बात करने की कोशिश करता, पर उसका बौद्धिक स्तर सौंदर्य प्रसाधनों के ऊपर उठ नहीं पाता था।
घरेलू कारणों में भी मीना निपुण नहीं थी। नतीजन उनकी गृहस्थी को आलस का दिमाग धीरे धीरे खोखला करने लगा था। तभी मीना और मनोज के जीवन में एक नए मेहमान के आने की आहट हुई। मीना का स्वास्थ्य खराब रहने लगा तो उसकी मदद के लिए माया आ गई। माया की मायावी उंगलियों का स्पर्श पाते ही मीना की बैलगाड़ी की गति से चलने वाली गृहस्थी ने रॉकेट की गति पकड़ ली थी। मनोज को भी अब जीवन में रस आने लगा। सब कुछ सहज रूप से चलने लगा और इस सहजता के बीच मनोज और माया के बीच एक अलग सा बेनाम रिश्ता पनपने लगा। मनोज का मीना के साथ जो दैहिक स्तर पर रिश्ता आरंभ हुआ था वो अब एक उबाऊ दौर से गुजर रहा था। ऐसे में माया का आगमन मनोज के लिए एक सुखद परिवर्तन था। माया के साथ मनोज खुलकर हर तरह का तर्क कर सकता था। जाने अनजाने वो दोनों बहनों की तुलना करने लगा और हर बार वो माया को मीना से बेहतर ही पाता था। उधर मीना अपनी सौंदर्य को लेकर इतनी आश्वस्त थी कि उसे सपने में भी गुमान नहीं था कि उस जैसी रूपवंती के होते हुए मनुष्य कहीं बाहर देखेगा। पर उसे पता नहीं था कि पुरुषों को केवल सौंदर्य ही बांध कर रखने में सक्षम नहीं होता है। अब तक माया को किसी भी पुरुष से करीब से नहीं देखा था। सब उसके ऊपरी रूप रंग को देखकर घबरा जाते थे क्योंकि उसका व्यक्तिगत बेहद रौबदार था। पर पहली बार मनोज ने उस सीप के अंदर छुपे हुए नाजुक मोती को देखा था। अब मनोज हर कार के लिए मीना को नहीं माया को ढूंढता था और ये बात मीना की सास ललिता देवी की अनवही आंखों से छिपी ना रही, जो मीना के प्रसव के लिए दिल्ली से आई हुई थी। आखिर एक दिन झुंझलाकर उन्होंने मीना को आड़े हाथों ले लिया। मीना, माँ बनने का ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी गृहस्थी की बागडोर माया के हाथों में दे दो। तुम्हें पता भी है कि मनु हर छोटे बड़े काम के लिए तुम्हारे बजाय माया को ढूंढता है। मीना हंसते हुए बोली, मम्मी प्लीज़, मनोज को माया में कोई दिलचस्पी नहीं है। माया से तो सब पुरुष 10 गज की दूरी रखते हैं। 10 दिन के पश्चात मीना ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया जिसका नाम बड़े प्यार से बुलबुल रखा था। बुलबुल के नामकरण के लिए जब बालक राम और उनकी पत्नी मालती जी आए तो उन्होंने ललिता देवी से हाथ जोड़कर कहा, अब बहन जी माया को लेकर जाने की इजाज़त दीजिए, 3 माह हो गए हैं। इससे पहले ललिता देवी उत्तर देती, मीना ने कहा, पापा, माया के जीजाजी ने उसका एडमिशन यहीं मुंबई के एक नामचीन कॉलेज में करवा दिया है। अब वो हमारे साथ रहकर ही पढ़ लेगी और बुलबुल की देखभाल भी थोड़े अच्छे से हो जाएगी। दिन महीनों में और महीनों वर्ष में परिवर्तित हो गए और अब मीना को भी माया का घर पर एक छत राज खलने लगा था। आज माया की अंतिम परीक्षा थी। मनोज उसे लेने आ गया था। माया ने मनोज से कहा, अब मीना दीदी को भी मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है, तुमने क्या सोचा है? मनोज सोचते हुए स्वर में बोला, क्या सोचूं माया, मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। माया बोली, फिर मीना दीदी और बुलबुल को छोड़ देंगे? मनोज बोला, तुम मेरी जिंदगी के लिए सास की तरह हो, पर मीना और बुलबुल मेरे दिल की धड़कन है। मीना से मेरा मानसिक तालमेल नहीं है, पर उसने कभी भी मेरे दिल को दुखाया नहीं है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं मैं? माया उत्तेजित होकर बोली, इस सम्मतवादी सोच से बाहर आओ। तुम कोई शेख नहीं हो कि 2 बीवी को एक साथ रख सको। मीना दीदी या मेरे में से किसी एक को चुनना होगा। अगर तुम मीना दीदी को भी चुनोगे तो मैं बिना किसी सवाल के तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाऊंगी। आज बलकराम जी और मालती माया को लेने के लिए आ रहे थे। मीना बेहद खुश थी। तनाव के बादल जो बहुत दिनों से उसके मानस पटल पर बिखरे हुए थे अब तितर बितर हो गए थे। मीना बुलबुल को लेकर बाजार तक गई थी। वापस आई तो देखा डाइनिंग टेबल पर मिठाई का डिब्बा रखा हुआ है। मीना ने मिठाई का एक टुकड़ा खाते हुए बोला, माया, ये मिठाई कौन लाया है? माया बोली, दीदी, ये मेरी शादी की मिठाई है। मीना ने माया की तरफ देखा तो उसके मांग में सिंदूर चमक रहा था। तभी बालक राम जी ने कमरे में प्रवेश किया। मीना बालक राम जी को देखकर बोली, पापा देखिए, माया कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। माया बिना डरे बोली, दीदी मैं बालिक हूँ, मैंने और मनोज ने मंदिर में शादी कर ली है।
मीना एकदम से सोफे पर पसर गई, फटी फटी आंखों से माया को देख रही थी। मालती गुस्से में बोली, दिमाग खराब हो गया है तेरा, चल अब अपने घर चल। माया सधे हुए स्वर में बोली, मम्मी बचपन से मीना की उतरन ही तो पहनती आई हूँ, आदत पड़ गई है, अब बदल नहीं सकती हूँ। बलराम जी मनोज से बोले, बेटा ये माया क्या बोल रही है, तुम उसे कुछ समझाओ ना। मनोज नज़र चुराते हुए बोला, पापा माया ठीक कह रही है, मैं उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता, पर साथ में ये भी सच है कि मैं मीना को भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। बलराम जी दहाड़ उठे, मनोज मैं वकील हूँ, तुझे ऐसे कानूनी दांव पेच में उलझाऊंगा कि तेरी 7 पुश्तें भी याद रखे। माया बलराम जी के आगे तन कर खड़ी हो गई, ऐसा करने से पहले आपको मेरे ऊपर से गुजरना होगा। मनोज अपराधी की तरह सिर झुकाकर बैठा था, पर माया घर में ऐसे घूम रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी बुलबुल की रोने की आवाज़ से सब वर्तमान में लौटकर आ गए। मीना की आंखों से लिपटाप आंसू गिरने लगे। बलराम ने मीना से कहा, माया का बैग तैयार करो। कार में बैठकर माया ने बोला, मुझे मुंबई में ही नौकरी मिल गई है, मैं अपना कैरियर बीच में नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं इसी शहर में अलग रह लूँगी, मैं खुद से पहल नहीं करूँगी, पर अगर मनुज आए तो मैं उनको मना नहीं कर पाऊँगी। तेज पानी की धार को कैसे कोई बहने से रोक सकता है, और ऐसी ही फितरत इसकी होती है। मीना के जीवन में पहली बार परीक्षा की घड़ी आई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन से कौशल से वो इस युद्ध को जीते। जब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा तो मीना ने अपने घर फ़ोन किया। बलराम जी ने अपने कानूनी दांव पेच लगाए और मीना को कहा, तुम अपना सामान बांधो और यहाँ आ जाओ, पर बुलबुल को वहीं छोड़ कर आओ, 2 दिन में ही मनुज की अकल ठिकाने आ जाएगी। मीना का मन नहीं मान रहा था, पर फिर भी उसे विश्वास था कि बुलबुल ही अब उसे इस युद्ध को जीतने में मदद करेगी। बुलबुल को ललिता की गोद में डालकर जब मीना जाने लगी तो ललिता जी ने कहा, मीना तुम और मनुज अपने स्वार्थ में लिप्त होकर बुलबुल के बचपन का त्रास कर रहे हो। मीना बिना कुछ बोले चली गई। उसे पूरी उम्मीद थी कि मनुज बुलबुल की खातिर जरूर सिर के बल दौड़ा आएगा, पर जब 3 दिन के पश्चात भी कुछ नहीं हुआ तो मीना फिर से बलराम जी के साथ मनुज के घर पहुंची। 3-4 घंटी बजाने के बाद दरवाज़ा खुला। माया रात के कपड़ों में खड़ी थी। मीना माया को एक तरफ हटाकर अंदर गई, पर उसे बुलबुल कहीं नहीं दिखी। उसने कांपते स्वर से मनुज से पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? मनुज बोला, उसे मम्मी अपने साथ ले गई है, तुम तो उसे बिलखता हुआ छोड़कर चली गई थी। बलराम दहाड़ कर बोले, तुम दोनों को शर्म है या नहीं? घर को अय्यासी का अड्डा बनाकर रखा हुआ है। मनुज बोला, आप इस संबंध से जब आज़ाद ही नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करें? बलराम जब मीना को लेकर घर पहुँचे तो मन ही मन उसके दूसरे विवाह का निश्चय कर चुके थे। मीना का बुलबुल के कारण रो रो कर बुरा हाल था, पर बलराम उसे समझा रहे थे कि वो जल्द ही उसकी बुलबुल को उसके पास ले आएंगे। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया। मीना बलराम जी के आगे बोली, पापा आप नहीं ले जा सकते हो तो कोई बात नहीं, मैं खुद बुलबुल को लेकर आ जाती हूँ। बलराम जी बोले, मीना तू समझ नहीं रही है, इतनी लंबी जिंदगी कैसे गुजारेगी? मैं तेरा दूसरा विवाह करने का निश्चय कर चुका हूँ। बुलबुल अपनी दादी के पास बिल्कुल ठीक है। मीना रोज निश्चय करती, पर उसका कमज़ोर व्यक्तिगत और कुछ उसका स्वार्थ उसे कोई निश्चय लेने नहीं देता था। फिर हमेशा की तरह उसने अपनी जीवन नैया की पतवार अपने पिता के हाथों में दे दी। डाइवोर्स होने के पश्चात संदीप के साथ उसका गठबंधन हो गया था। संदीप ने पहले ही ये बात साफ कर दी थी कि वो किसी और की संतान को अपने यहाँ पनाह नहीं देगा। समाज में एक पुरुष के संरक्षण के बदले ये सौदा न चाहते हुए भी मीना को करना पड़ा। 2 वर्ष पश्चात सार्थक का आगमन हुआ और फिर संदीप ने फुल स्टॉप लगा दिया। मीना सार्थक में भी बुलबुल को ढूंढती रही और हर रोज़ अपने ख्यालों में बुलबुल को बनाती रही, और आज अचानक से ये मेल आ गया। प्यारी, क्या संबोधन करूं? पता नहीं, सुना है कि माँ अपने बच्चे के लिए यमराज से भी लड़ लेती है,
पर आपने अपने आगे के जीवन के लिए मुझे सदा के लिए छोड़ दिया था। माया आंटी और दादी के मुंह से सुना है कि आप बेहद खूबसूरत हैं और मैं आपकी ही प्रतिलिपि हूँ, पर आपको पता है मुझे नफरत होती है अपने चेहरे से जो आपका प्रतिरूप है। माया आंटी ने कम से कम अपने प्यार के लिए खड़े होने की हिम्मत तो थी, पर आपने तो भागने के अलावा और कुछ नहीं सीखा। माया आंटी ने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, पर हमेशा ऐसा महसूस हुआ कि वो प्यार नहीं एक भीख है। मैं तो बस ये बताने के लिए मेल किया है कि आपने सदा से माया आंटी को उत्तरन ही दी थी, चाहे कपड़ा हो या गहने। फिर पति और संतान भी उन्होंने आपकी उत्तरन ही ली। पर ये बात तो आप भली भांति जानती होंगी, उत्तरन को हम कभी भी दिल से नहीं अपना सकते हैं। आपके पति ने अपने प्यार में और आपने अपनी कमजोरी और डर के कारण अपनी बुलबुल को सदा के लिए उत्तरन के पिंजड़े में हमेशा के लिए कैद कर दिया है। आपकी बेटी तो नहीं कह सकती हूँ। मीना को समझ नहीं आ रहा था ये माया का कैसा बदला है।